कई बार हम लोग जब अपने ड्राइंग पेंटिंग को बनाते हैं, कई बार हम गलती से कोई म्यूजिक कंपोज कर लेते हैं, बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप उन सभी चीज़ों पर कभी ना कभी कॉपीराइट भी ले सकते हो, अगर वो सुनने में अच्छा रहा तो। अब आप किसी शोर को अपनी म्यूजिक बताओगे और लोगों को अनप्लीजेंट साउंड सुनाओगे तो वो म्यूजिक नहीं कहलाएगा, ना ही उस पे आपको कोई भी कॉपीराइट मिलेगा। इसी तरीके से कई बार आपने कोई बहुत ही पेचीदा, कोई ऐसी चीज़ जिसका इन्वेंशन कर दिया, खोज कर दी, तो उस केस में भी आप उसके लिए पेटेंट ले सकते हो। कई बार आपकी जो अपनी कंपनी होती है, वो कंपनी अपने नाम का एक लोगो डिजाइन करती है। जैसे कि फिजिक्स वाला का लोगो आपको यहां पर दिख रहा होगा, पीडब्ल्यू। तो पीडब्ल्यू में क्या है, नॉर्मल पी और डब्ल्यू ही तो लिखा है, लेकिन इसका जो एक यूनिक डिजाइन है, कलर कोड है, वो इसको एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। ऐसे ऐसे सिचुएशंस में आप इनको ट्रेडमार्क भी दिला सकते हैं। तो यहां पर हमने अभी तक जिन भी चीजों की बात की, वो कॉपीराइट हो सकता है, वो पेटेंट हो सकता है, वो ट्रेडमार्क हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर में। ये सब कुछ आता है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत। तो आज का ये सेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर हम मेंस ओरिएंटेशन की बात करें तो मेंस के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक आपके लिए काफी हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर बार की तरह अगर इस बार भी हम लोग अगर अपने कुछ इन पोर्शंस को अगर हम लोग यहाँ पर कुछ इन पोर्शंस को अगर हाईलाइट करते हैं तो आपको साथ साफ साफ दिख जाएगा, इश्यूज बड़ा सा लिखेगा, इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। शायद ये किसी भी प्रकार के सिलेबस पोर्शन का सबसे बड़ा लाइन है जिसको कि आप लोग इस सिलेबस में देख सकते हो। हालांकि इंपॉर्टेंस बाकी टॉपिक्स का इसके कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये टॉपिक भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इसको हमें ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले बात यही होती है कि आखिरकार ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है क्या। आप लोग परेशान ना हो ना, इसकी पीपीटी वगैरह सब यहीं पर आपको मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहला अगर हम लोग ये बात करते हैं कि आखिरकार ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या चीज, किस चिड़िया का नाम है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो इसमें बड़े ही ध्यान से आप इस बात को समझो। जैसे कि हम लोग ना, मान लो कोई आइडिया लेके आते हैं, है ना, कोई भी एक आइडिया लेके आते हैं। सबसे पहले ना हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में सबसे पहले हम इंटेलेक्चुअल को डिफाइन करते हैं। इंटेलेक्चुअल क्या चीज है? देखो, किसी भी इंसान के पास ना बहुत एक उम्दा एबिलिटी होती है, बहुत ही उम्दा एबिलिटी, टू क्रिएट समथिंग न्यू, टू हैव एन आइडिया, टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो उसका ये जो आइडिया है, दिमाग में बत्ती जली, अरे वाह ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी करा सकते हैं, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? एक इंटेलेक्चुअल पर्सन की सिंबल धीरे धीरे बन जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो पर्सन काफी इंटेलेक्चुअल है, क्योंकि उसके आइडियाज काफी यूनिक हैं, उसके आइडियाज जो हैं वो काफी इंटेलेक्ट साउंड करते हैं, लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो किसी भी पर्सन की एबिलिटी जिससे कि वो ऐसे आइडियाज के थ्रू बहुत सारी चीजें लिख सकता हो, बना सकता हो, क्रिएट कर सकता हो, द आइडिया ऑफ क्रिएशन। या फिर हम यूं बोल दें कि हम लोग हर एक चीज की शुरुआत सिर्फ एक आइडिया से करते हैं। जैसे कि आपको ये क्लास लेना है तो आपने इसके बारे में सोचा होगा, ये आइडिया है। हालांकि इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं बोलेंगे इस आइडिया पे, क्योंकि ये आपका नहीं है, मेरा आइडिया, ये मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं यूनिक तरीके से इसको समझा रहा हूं। मैं चाहूं तो इस चीज पर मैं एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत कुछ ना कुछ बोल सकता हूं, लेकिन चूंकि ये बड़ा ही कॉमन सी चीज है, सारे के सारे जितने भी यूपीएससी के टीचर्स हैं मोर और लेस आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे इस टॉपिक को, या फिर डेफिनेशन में यही बताएंगे। तो आखिरकार इन सब चीजों पर ऐसे नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं, जैसे मान लो मैं गिटार बजाता हूं, तो मैं गिटार प्ले करते टाइम कुछ यूनिक धुन निकाल दूं। जैसे मैं पोएम्स लिखता हूं, तो पोएम लिखते टाइम पर मैं अगर कुछ यूनिक पोएम्स लिख देता हूं, हिंदी में, इंग्लिश में, इन सभी सिचुएशंस में मैं अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करता हूं, जिसके थ्रू एक नया क्रिएशन होता है। या फिर चूंकि मैं बीटेक बैकग्राउंड से हूं, तो मैं एक ऐसी कोई इंजन डेवलप कर सकता हूं, मैं ऐसा कोई भी, मान लो कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट डेवलप कर सकता हूं जो कि अपने यूजफुलनेस के लिए अलग ही पहचान पाएगा। ऐसे सिचुएशंस में इन नए इन्वेंशंस का, इन नए म्यूजिक कॉम्पोजिशंस का, इन नए लिरिक्स का, इन नए किसी भी प्रकार के लिखावट का मैं पेंटिंग भी करता हूं, है ना। आप बोलोगे सर क्या कुछ तो छोड़ दो। नहीं, मेरी हॉबी है, नई नई चीजें हमेशा सीखते रहता हूं, तो मैं पेंटिंग भी करता हूं।
तो मैंने अगर कोई भी एक पेंटिंग अपने आइडिया से क्रिएट किया, मतलब वो अभी तक किसी ने भी नहीं बनाया है, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने बनाया। हालांकि ऐसा मेरे साथ होता नहीं है ना, मैं तो देख के बना देता हूँ यार, जो भी लोगों ने बनाया मैं उसी कॉपी कर देता हूँ। तो मैं उतना भी आर्टिस्टिक इंटेलेक्ट नहीं हो पाया हूं मैं अभी, मुझे और भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है उस पर। तो हालांकि अगर मैंने कुछ यूनिक सा बनाया ना, तो मैं उस पर भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्लेम कर सकता हूं। अब ये आखिरकार है क्या? सबसे पहले हमने समझा कि इंटेलेक्चुअल क्या है। इंटेलेक्चुअल का मतलब यह है कि हम लोग किसी भी इंसान की एबिलिटी को इस तरीके से देखें कि वो एक आइडिया जनरेट करते टाइम कुछ नया डेवलप कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है? इंटेलेक्चुअल। यहां पर जो वर्ड इंटेलेक्चुअल का मतलब है वो दिमागी तौर पर काम कर रहा है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जैसे कि अगर आप समझते हो कि आपकी प्रॉपर्टी है भाई साहब, आपके 2 BHK का एक फ्लैट यहाँ नोएडा गुड़गांव में बुक्ड है, तो अगर अब वहां पर किसी को रहना है तो उसको आपको किराया देना पड़ेगा। या फिर आपने भाई साहब एक कुछ छोटा सा एक एरिया ले लिया 20 बाई 50 का, आपने एक दुकान का एक जमीन खरीद लिया, वो आपकी प्रॉपर्टी है। अब उसमें अगर कोई भी इंसान दुकान करने के लिए आता है या फिर कोई भी अपना शॉप ओपन करता है तो वो आपको रेंट देगा। क्यों क्यों रेंट देगा? क्योंकि देखो वो आपकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। आपका कार है, आपकी बाइक, आपकी स्कूटी, ये सब के सब जो भी आपको प्रत्यक्ष रूप से टैंजिबल दिखते हैं, टैंजिबल मतलब जिनको आप छू सकते हैं, जिनको आप ऐसा पूरा देख सकते हैं, इन सभी चीजों को अगर आप बोल सकते हो तो मतलब कि इन सभी चीजों में आप सिंपल ये बोल सकते हो कि एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में आप इसको क्या बोल रहे हो? आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी बोल रहे हो। ये फिजिकल प्रॉपर्टी के अलावा अगर आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, आपने कोई किताब लिखना शुरू किया, तो आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई? किताब भी तो हम छू सकते हैं, किताब को भी तो हम लोग ऐसे उठा के महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो चीज की बात नहीं हो रही है, लेकिन उसको लिखने में जो दिमाग लगा है, जैसे कि आपका घर बन तो गया, लेकिन मान लो घर को बनाने में एक यूनिक आर्किटेक्ट यहां पर आया था और वो आर्किटेक्ट ने इसको बड़े यूनिक तरीके से इसका पूरा का पूरा नक्शा बनाया है। तो जो उसका यूनिक नक्शा है वो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का डेफिनेटली वहां पर क्वालिफाई करेगा। और दूसरा, जो आपका मान लीजिए कोई भी कार बना रहे हो आप, है ना, कार की कोई तो एक डिजाइन होगी, उसका इंजन कहां पर रखना है, उसका मॉडल क्या होना चाहिए, सेडान होगा या फिर हैचबैक होगा या फिर वो एसयूवी होगा। इन सभी के जरिए उसने एक मॉडल, एक डायग्राम, एक ड्राइंग बनाई होगी सबसे पहले। ये जो मॉडल है इसके लिए आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिल सकता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमेशा उन आइडियाज को रिकॉग्नाइज करता है जिसके थ्रू आप कोई भी क्रिएशन करते हो। यहां पर इनटैंजिबल होता है ये सभी के सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्यों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनटैंजिबल होती है? क्योंकि आप उसको महसूस कर सकते हो लेकिन आप उसको छू नहीं सकते हो। कार को डिजाइन करने का आइडिया क्या छू सकते हो? नहीं। घर को आर्किटेक्ट करने का आइडिया क्या आप छू सकते हो? नहीं। या किताब लिखने के बारे में जो आप दिमाग में वर्ड्स को सोचते हो और उन शब्दों को बुनते हुए आप एक बढ़िया सेंटेंस, फिर पैराग्राफ और फिर पूरा चैप्टर और फिर पूरा किताब लिख डालते हो, क्या इसको कोई छू सकता है? आपके इस थॉट को कोई छू सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आप जिस भी थॉट प्रोसेस में जाके किसी ड्राइंग और पेंटिंग को आप ड्रॉ करते हो, दिमाग में सोचते हुए म्यूजिक को कंपोज करते हो, इन सभी चीजों को लोग छू नहीं सकते हैं। इसीलिए इनको हम लोग इनटैंजिबल बोलते हैं, इनटैंजिबल। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमेशा इनटैंजिबल होगा, यह हमेशा ध्यान रखना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमेशा इनटैंजिबल होगा। अब यहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात आती है। अब ये राइट्स क्या है? राइट्स मतलब कि हमारा कुछ तो अधिकार होगा इस पे। जैसे कि जब भी हमारे पास कोई घर, मकान, दुकान या फिर कोई जमीन या फिर कोई कार या फिर कोई बाइक या किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लो, जब भी ये हमारे पास होता है तो हमें इसके बिहाफ पर एक अधिकार मिलता है कि भाई साहब इसका इस्तेमाल आप ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आप ही ने पैसे तो दिए हैं, ये आपकी संपत्ति है, हम लोग बोलते हैं ना हमेशा। तो ये जो प्रॉपर्टी आपकी है, ये जो प्रॉपर्टी आपकी है उस पर आपका अधिकार है, इसके लिए आपको राइट्स दिए गए हैं कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अब ऐसा तो होता नहीं कि आपके घर में कोई भी आके रह सकता हो, है ना। आपको आपको राइट्स मिले ना कि उस जमीन के टुकड़े को आप ही इस्तेमाल कर सकते हो भाई साहब। तो उस राइट्स के लिए जैसे आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज की राइट्स मिलती है, वैसे ही आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लिए भी राइट्स मिलता है। इन्हीं को हम लोग IPR बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एक्चुअल में हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे मिनिस्ट्री
जो हमारी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत आप देखोगे एक बहुत ही शानदार एक डिपार्टमेंट है DPIIT। DPIIT जो है ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये जो DPIIT है ये बेसिकली एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि इन सभी पेटेंट्स वगैरह को सबको वो देख रेख करता है। इसके अंदर में एक CIPAM नाम का एक और आप बॉडी देखोगे। आप बोल सकते हो कि एक समझ लो एक ऐसा प्रोफेशनल बॉडी है जो कि DPIIT के अंदर में सब कुछ कि कैसे पेटेंट कितना मिलना चाहिए, IPR से रिलेटेड जितने भी इश्यूज आते हैं इन सबको वो सही तरीके से सब कुछ ध्यान रखने का काम कौन करता है? CIPAM करता है। तो CIPAM और इसके ऊपर आप बोल सकते हो DPIIT, ये दोनों मिलके मिनिस्ट्री के अंदर में ये लोग काफी हद तक आपके इन्हीं IPRs को वो लोग ध्यान देते हैं, है ना। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब समझ में आ गया। मतलब कि हमने इंटेलेक्चुअल की बात की तो हमने क्या बोला? इट इज अ ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड स्किल। दिस इज अ पर्सन्स एबिलिटी टू थिंक, क्रिएट, इमेजिन, आइडियाज जनरेट कर सकता है। सिमिलरली अगर हम किसी भी ऐसे आइडियाज को, ऐसे स्किल को, ऐसे इमेजिनेशन को, ऐसे सोच को इस्तेमाल करते हुए अगर हमने किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, उस प्रोडक्ट को बनाया, वो कोई मशीन हो सकती है, वो कोई आर्ट फॉर्म हो सकता है, वो कोई ड्राइंग पेंटिंग हो सकती है, वो कोई स्कल्पचर हो सकता है, वो कोई आर्किटेक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई डिजाइन, कोई लोगो, कुछ भी हो सकता है। इन सब के लिए आप क्या बना रहे हो? एक प्रोडक्ट बना रहे हो जो कि सभी के काम में आएगा। और इसी के ऊपर अगर आपको एक लीगल क्लेम मिल जाए कि भाई साहब इसका इस्तेमाल सिर्फ आप ही कर सकते हैं, इसके अलावा अगर कोई ऐसी ही सिमिलर चीजों का इस्तेमाल करेगा या सेम टू सेम ऐसी चीज का इस्तेमाल करेगा तो उसको या तो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देना पड़ेगा या फिर किसी न किसी तरीके से बिना आपके परमिशन के वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो जैसे आपकी प्रॉपर्टी पे कोई भी मुंह उठा के नहीं रह सकता है ना, सिमिलरली वैसे ही आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पर जहां पर आपको IPRs मिले हैं, उन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाली चीजों को भी कोई भी इस्तेमाल करने से पहले आपसे परमिशन लेगा और परमिशन लेने के बाद ही वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपके बिना परमिशन के वो इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब कि आप उसको सू कर सकते हो कोर्ट में, आप घसीट सकते हो कोर्ट में, ले जाओ उसके ऊपर मुकदमा दायर कर लो, उसको फाइन वाइन जो भी होगा सब भरना पड़ेगा, क्योंकि वो इलीगल काम कर रहा है। आपके पास लीगल क्लेम है उसका और आपके बिना परमिशन के वो इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कि वो इलीगल काम कर रहा है और इसके लिए उसका जुर्माना बनता है, जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो ये तो एक बड़ा ही मतलब छोटा सा एक हिस्सा था जिसके अंदर में आप लोगों ने समझा कि भाई साहब IPR होते क्या हैं। बट एक चीज जो हम लोग को हमेशा से इसके बारे में समझना है कि आखिरकार ये IPR जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये आखिरकार कैसे डेवलप हुआ। देखो ये कोई नई बात नहीं है, ये ना राजा महाराजाओं के टाइम से आप शुरुआती दौर पर ही बात कर रहे हो। जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की आप बात कर लो यार, है ना। हड़प्पन सिविलाइजेशन या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जब आप बात करते हो तो उस टाइम से ही आपको मोहर देखने को मिलता है, सील्स देखने को मिलते हैं, है ना, कि वो ट्रेड सील्स होते हैं, वो मार्क होता है कि अच्छा अगर ये मार्क लगा है तो मतलब अच्छा ये तो हड़प्पा से होगा। ऐसा कॉइन का मार्क लगा है तो अगर स्टैम्प्ड सील्स हैं, स्क्वायर सील्स हैं या फिर सर्कुलर सील्स हैं, कैसी भी सील है तो इसका मतलब कि ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का होगा। तो ये अलग अलग जगहों को लोगों ने इसको तो हमेशा से इस्तेमाल किया है, ये कोई नई चीज नहीं है। ये डिजाइन बनाना, ये कोई आर्ट बनाना, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आने लगी? दिक्कत आने लगी जब डाइवर्सिटीज बढ़ी, जब लोगों के आइडियाज बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे तो उन आइडियाज को रोक पाना और उनके आइडियाज को वैल्यू करना ये बहुत जरूरी बन गया। तो ऐसा होता कि किसी जगह पर किसी ने कुछ इन्वेंट किया और उसी के जैसा कॉपी करके किसी दूसरे दूर दराज के देश में या फिर दूसरे प्रोविंस में किसी राजा के अंदर में किसी और ने वही काम करके खूब खूब पैसा लूट लिया, है ना। राजा के पास गया कि राजा आज मैंने देखो बहुत ही बढ़िया एक नई आविष्कार की है। उसको क्या पता कि भाई साहब 500 किलोमीटर दूर यही सेम आविष्कार किसी और ने किया था, अब ये उससे चुरा कर लेके आया है और यहां पर उसने राजा भी खुश होकर सोने की चेन उतार दी, ये लो तुम्हारे नाम पर हो गया भाई, इससे ये सोने की अशर्फिया दे दी उसको कि जाओ ऐश करो, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में तो बड़ी दिक्कत आने लगी। तो एक्चुअल में इसके लिए ना एक रूल्स, एक लॉ का बनना बड़ा जरूरी था। तो सबसे पहले 1883 में, इसके पहले तो देखो वैसे तो बहुत सारे चर्चाएं पहले से ही चल रही हैं, है ना, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। मतलब सभी जगह पर 1623 की बात करेंगे तो वहां पर इंग्लैंड में इंस्टीट्यूट ऑफ मोनोपोलीज के नाम से एक इंस्टीट्यूट आया था। बेसिक रूल्स वगैरह थे कि हाँ भाई
किसकी मोनोपोली है इस चीज पर, मतलब किसका अधिकार है इस चीज पर। लेकिन अल्टीमेटली जो हम फॉर्मल सेटअप की बात करें तो 1883 में पहली बार इस चीज पर रिकॉग्निशन मिलता है पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत। पेरिस में जो कन्वेंशन होता है इसमें पहली बार ये एक प्रकार का इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनता है, जिससे कि जितने भी इंटेलेक्चुअल वर्क हैं वो दूसरे कंट्रीज में भी बिल्कुल अच्छे से क्रिएटर्स के राइट को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये पहला कन्वेंशन ऐसा बना। यहां पर क्रिएटर्स के नाम पर बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स थे जिनको शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए इसके 3-4 साल बाद ही 1887 में बर्न कन्वेंशन होता है और इसमें बेसिकली आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क्स को भी शामिल किया गया। लोग कुछ भी लिखते थे लेकिन उनकी लिखावट कहीं और कॉपी हो गई, किसी और के नाम से पब्लिश हो रही है। ये तो बड़ी दिक्कत है। पहले तो इंटरनेट भी नहीं था कि भाई साहब इंटरनेट पर मैंने पहले अपलोड किया है, देख लो मैंने 6 दिसंबर को किया है, इन्होंने कॉपी करके 20 दिसंबर को किया है, तो पहले मैंने किया है तो मैं इसका अधिकार रखता हूं। तो ऐसी तो कोई चीज थी नहीं। किसी को क्या पता चलेगा कि आपने इसको कब बनाया है ना। आप अगर तारीख लिख भी दोगे तो किसी ने बाद में लिख के उसके ऊपर उससे भी पहले का तारीख लिख देगा, वो बताएगा देखो मैं तो इनसे 2 साल पहले लिख चुका हूं। ये तो कोई प्रूफ नहीं है ना इसका। इसीलिए यहां पर बर्न कन्वेंशन आता है। बर्न कन्वेंशन भी एक प्रकार से इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस देता है, उन सभी क्रिएटर्स में आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क्स को भी शामिल किया जाता है जिससे कि उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले। और इसके बाद एक जरूरत आन पड़ी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की, एक ऐसे इंटरनेशनल बॉडी की जो कि इन सभी को एक साथ शामिल कर सके। तो इसीलिए 1893 में इसके महज 5-6 साल बाद ही यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिप्री के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ये बेसिकली बर्न कन्वेंशन और पेरिस कन्वेंशंस के सभी रूल्स रेगुलेशंस को आपस में जोड़ के और इनके सेक्रेटेरिएट्स को मर्ज करके बनता है। और बाद में हमने देखा लगभग इसके लगभग आप बोल सकते हो कितना हो गया भाई, 70-80 साल के बाद, लगभग 70-80 साल के बाद आपको दिख रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसको हम लोग फेमसली वीपो के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो है, ये 1970 में इसका निर्माण होता है। और एक्चुअल में जो ये बिप्री अभी तक चल रहा था, बिप्री का ही एक प्रकार से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्मेशन था, जिसके अंदर में 193 नेशन शामिल थे। और बाद में 1970 के बाद इसको 4 साल बाद 1974 में इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड नेशंस का एक अहम हिस्सा मान लिया गया। वहां पर एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी के तौर पर यह काम करने लगा और जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ग्लोबल इश्यूज आते थे उन सबको सॉल्व करने की जिम्मेदारी इस वीपो के अंदर में डाल दी गई। अब इसके बाद क्या होता है, अगेन हम लोग को एक प्रोटोकॉल दिखता है 1889 में, मैड्रिड प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं। बेसिकली देखो यहां पर जो वीपो के अंदर में ग्लोबली ये इश्यूज रिजॉल्व करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन अगेन हर कंट्री में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए थे। कहीं पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कि इसको प्रूफ करने के लिए आपको ऐसे ऐसे प्रोसेस से गुजरना है। किसी के यहाँ 6 स्टेप का प्रोसेस हो, किसी के यहाँ 20 स्टेप का प्रोसेस हो जा रहा है, किसी के यहाँ 2 ही स्टेप के प्रोसेस में आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दे दी जा रही है। तो ऐसा ना बड़ी ही दिक्कत होने लगी। तो इसीलिए एक यूनिवर्सल रूल एप्लीकेबल हो, इसीलिए प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी था। तो ट्रेडमार्क्स जितनी भी थे, जैसे देखो ट्रेडमार्क्स को लेके, ट्रेडमार्क अभी तक का कोई भी जिक्र कहीं पर हुआ नहीं था। ट्रेडमार्क का मतलब क्या है, ट्रेड मतलब क्या है भाई, मतलब यह है कि आपको अपने गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान करना है। आपको किसी को बेचना है, बदले में पैसे चाहिए, यही तो करोगे, या फिर आप बदले में किसी से गुड्स खरीदोगे, उसको पैसे दोगे। ट्रेड मतलब तो यही होता है। तो देखो ट्रेड का मतलब है, और ट्रेड के लिए एक यूनिक सिंबल होना, एक यूनिक मार्क होना। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे मान लो अभी आप लोग मैकडी का एग्जांपल ले लो, मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल ले लो, तो मैकडी जो है उसका ओरिजिन इंडिया तो नहीं है, लेकिन इंडिया में भी उसके कई सारे आउटलेट्स आपको दिखते हैं। सिमिलरली जैसे कि आप यहां पर टाटा का तनिष्क का शोरूम देखते हैं, है ना, बहुत सारे शोरूम्स आपको दिखते हैं, मानेवर का शोरूम देखते हैं। लेकिन इन सब के अलावा आप जब भी बाहर विदेशों में जाएंगे तो वहां पर भी आपको इनके शोरूम्स मिलेंगे। ये कैसे हो पा रहा है, ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि हम लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पर हमने इनको ट्रेडमार्क्स दे दिए हैं, ट्रेडमार्क्स दे दिए। अब जैसे कि आपको पता नहीं, ये बात पता है कि नहीं पता है, बट फिजिक्स वाला भी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। जो हमारे यहाँ गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज में भी फिजिक्स वाला के स्कूल्स ऑलरेडी खुल चुके हैं और वहां पर भी बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है। अब वहां पर जब गल्फ कंट्रीज में भी ये जा रहा है तो वहां पर भी फिजिक्स वाला ऐसे ही काम कर रहा है जैसे यहां पर काम कर रहा है। वहां पर पढ़ाने का लैंग्वेज अलग है, वहां पर मॉडल्स अलग हैं, लेकिन फिर भी फिजिक्स वाला एज ए कंपनी जो है वो तो वैसे ही काम कर रहा है। क्यों काम कर पा रहा है, क्योंकि फिजिक्स वाला के पास एक ट्रेडमार्क है।
इस ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करके और कोई दूसरा कंपनी इसको कॉपी करके नहीं पढ़ा सकता है। सिमिलरली जैसे कि आप लोग यहाँ पर KFCs को देखते हो, है ना, केंटकी फ्राइड चिकन, तो KFC जो है बेसिकली अगर मतलब उसका चेन यहाँ पर खुलता है तो ऐसा तो नहीं है आप बिना KFC के परमिशन के आप एक KFC खोल दोगे, है ना, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना, आपको कुछ ना कुछ अलग से नाम रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पर KFC को केंटकी फ्राइड चिकन के तरफ हम लोगों ने क्या देखा, PFC देखा है ना, हमारे तरफ है उसका नाम पठान फ्राइड चिकन नाम है उसका, तो PFC पूरा लोगो सेम, डिजाइन सेम, कलर सेम, बस उसमें PFC लिखा है। तो भाई साहब ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ ओरिजिनल नाम नहीं यूज कर सकते हो, नहीं तो भाई सू कर दिया जाओगे कोर्ट में। तो इन सभी चीजों के लिए ट्रेडमार्क का मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन हो, 120 देशों ने इसको साइन किया कि अब 120 देश जिसने जिसने मैड्रिड प्रोटोकॉल को साइन किया उन सभी देशों ने मिलकर यह बात कर ली कि भाई साहब अगर ये ट्रेडमार्क अगर किसी कंपनी को दिया गया है तो ये सिमिलर ट्रेडमार्क अब हमारे देश में भी किसी दूसरे कंपनी को नहीं दिया जा सकता। मतलब कि अब जो ट्रेडमार्क मिल रहा है आपको वो नेशनली नहीं रिकॉग्नाइज हो रहा है बल्कि इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिल रहे हैं उसको। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलने का मतलब है कि आपका ट्रेडमार्क किसी दूसरे देश में भी कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये फायदा मिला आपको। मैं नहीं तो वही बात हो गई ना पहले के जमाने में, जैसे राजा महाराजाओं को पता ही नहीं चलता, तो अगर मान लो आपके देश में किसी गांव में गांव देहात में कोई KFC खुल जाए तो किसी क्या पता चलेगा भाई, जो वहां पर US में बैठा हुआ KFC को चला रहा होगा उसको क्या पता कि भाई साहब उत्तर प्रदेश के किसी एक छोटे से गांव के अंदर में एक KFC नाम का, छोड़ो यूपी छोड़ो, आप मतलब अफ्रीका के किसी एक घने जंगलों के बीच में आदिवासी लोग रहते थे और वहां पर एक आउटलेट खुला है KFC के नाम, क्या पता चलेगा। लेकिन पता तो देखो अभी भी नहीं चलना है, अगर बहुत ही इंटीरियर में खुला है तो पता तो अभी भी नहीं चलेगा। लेकिन अब लोगों को एक्चुअल में ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलने के साथ साथ इन सबका फायदा बहुत होता है ना। अब जैसे कि जब मार्केटाइज कोई चीज होती है तो मार्केटाइज इंटरनेशनल लेवल पर होती है, तो KFC का आप प्रचार अभी भी देखते होगे अपने लैपटॉप पर, यूट्यूब वगैरह में जब कोई वीडियो प्ले करते हो उसमें KFC का प्रचार कभी देखते होगे, या फिर इनके आउटलेट्स पर, या फिर बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर, या फिर इनके बड़े बड़े आउटलेट्स से आपको ये अवेयरनेस हो चुकी है यार कि KFC जो है वो ऐसा दिखता है, ऐसा इसका ब्रांड है, इसमें ये चीजें मिलती हैं, ये खाने का सामान, ये सारी चीजें रिकॉग्निशन दिला रही है, आपको एक यूनिक आइडेंटिटी दिलाती हैं। दिस इज हाउ मैड्रिड प्रोटोकॉल एक्चुअली वर्कड। फिर 1995 में फाइनली आता है हमारे लिए ट्रिप्स। ट्रिप्स जो है वो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज तक में, ये WTO के अंदर में आता है वैसे, है ना, WTO के अंदर में आता है, और ये एक ऐसा एग्रीमेंट बनाता है जो कि IPR प्रोटेक्शन के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है। क्या करता है? डिफाइंस मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर IPR अक्रॉस कंट्रीज। इंटरनेशनल लेवल पर ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स तय करता है भाई साहब, इसका यही काम है ट्रिप्स का। और इसीलिए जब से ये आया है तब से बहुत सारे सॉल्यूशंस भी मिले। 1995 में आता है और इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ WTO के जितने भी मेंबर्स होंगे, है ना, उन सभी को ट्रिप्स भी मानना पड़ेगा। मतलब ये पूरा प्रॉपर ये जो एस्पेक्ट आया है ना, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट, ये सबको मानना पड़ेगा। डेवलपिंग कंट्रीज जो है 1995 में जब आया था तो उनको 10 साल का मौका दिया गया था कि जो भी इसके स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स वगैरह हैं आप 10 साल के अंदर अंदर इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से आप इसको अपने यहां पर ले लो। इसलिए आप देखोगे कि इंडिया की जब भी बात आएगी तो इंडिया ने भी यही सब काम किया है। इंडिया ने आपको पता होगा कि पेटेंट एक्ट 2005 लिया, है ना, पेटेंट एक्ट 2005 लिया। वो क्यों लिया भाई साहब 2005? क्योंकि 10 साल होने को थे इस टाइम पर, इंडिया को अपना इंस्टेंस कुछ ना कुछ लेना था। हालांकि इससे पहले भी कई सारे लॉज एक्ट्स बनाए गए, बट हाँ ये एक डेडलाइन थी एक्चुअल में। इतनी बातें आपको आई थिंक समझ में आ गई है भाई साहब। आपने IPR को समझ लिया, इसके प्रॉपर मतलब कि इसमें एक्चुअल में कैसा डेवलपमेंट हुआ इसके बारे में समझ लिया। अब एक चीज हम आपसे और डिस्कस करना चाहते हैं कि IPR के अंदर इंडिया के अंदर में एक्चुअल में क्या क्या चीजों को हम शामिल करते हैं। इनमें से देखो, हमें ट्रेड सीक्रेट तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये बाकी की जो 7 चीजें हैं वो हमारे इंडिया में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, GI टैग, इंडस्ट्रियल डिजाइंस, कोई प्लांट वेराइटी है उस पर भी, और कोई इंटेलेक्चुअल चिप लेआउट है उस पर भी। तो आखिरकार ये सारी चीजें हैं क्या, एक एक करके इनको भी समझ लेते हैं यार। सबसे पहले
हम लोग कुछ एक्ट्स को देख लेते हैं कि आखिरकार ये किन एक्ट के अंतर्गत इन सबको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ना पेटेंट को समझते हैं। पेटेंट को, पेटेंट में एक एक्ट आया था, इंडियन पेटेंट एक्ट 2005। वही है, ट्रिप्स एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को 10 साल का समय दिया गया था। 1995 में ट्रिप्स आया था, इसीलिए उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक अमेंडमेंट आता है इंडियन पेटेंट एक्ट 2005। यहां पर मेजर क्राइटेरिया क्या था कि भाई साहब तुम्हें देखो पेटेंट किस चीज के लिए मिलता है, सबसे पहले तो यही क्लियर कर लो अपने दिमाग में। कहां के भाई पेटेंट, कहां लिखा है पेटेंट, ये लिखा है। तो पेटेंट का मतलब क्या है? पेटेंट का मतलब बड़े ही आसान शब्दों में समझो कि ये हमेशा और हमेशा किसी भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, गैजेट, मशीन, इन सबके डेवलपमेंट के लिए लग रहा है। जैसे कि मान लो किसी ने बोला कि अरे अरे सर मैंने खोज निकाला कि इंडिया में यूरेनियम कहां पर मिल रहा है। ये तो खोज है ना, ये तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, तुमने क्या खोजा? तुमने नया नहीं किया, वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। हाँ, तुमने खोज दिया उसको, तो डिस्कवर किया। डिस्कवरीज पर नहीं मिलेगा, ये आपके इन्वेंशंस पर मिलेगा। तो हमेशा याद रखना, स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, इन सब का अगर इन्वेंशन होता है, इन्वेंशन का मतलब समझते हो ना कि नए तरीके से डेवलपमेंट हुआ है भाई साहब। तुमने डिस्कवर नहीं किया है, इन्वेंट किया है, कोई नई चीज बना दी है, उसके ऊपर आप देखोगे हमेशा पेटेंट मिलते हैं। अब पेटेंट मिलने के लिए भी ऐसा नहीं कि मुंह उठा कुछ भी इन्वेंट कर दिया। तुमने बोला कि सर मैंने ये ग्लास इन्वेंट किया है ना। आज तबीयत थोड़ी सही नहीं है यार, इसीलिए काफी बीच में आपको गैप्स दिख जा रहे हैं, तो बहुत बहुत ज्यादा वीकनेस समझ में आ रही है मुझे आज। बट एनी हाउ कंप्लीट करते हैं। हमें ये लगता है कि अरे सर हमने ना इस ग्लास को इन्वेंट किया है सर। क्यों? क्योंकि ये ग्लास सर अभी तक लोग या तो स्टील की बनाते थे या तो कांच की बनाते थे। सर मैंने पहली बार इसको प्लास्टिक का बना दिया है, ये प्लास्टिक का है सर, ये देखो मेरा नया इन्वेंशन। मार्क भगा दिए जाओगे, है ना, पैर हाथ तोड़ दिए जाएंगे उल्टा। मतलब ऐसा होगा नहीं, लेकिन ऐसे फालतू की चीजों पर आपको पेटेंट नहीं मिलने वाला है। नोवेल होना चाहिए आइडिया। नोवेल का मतलब है कि यूनिक होना चाहिए यार, कुछ एकदम दिमाग चकरा देने वाला आइडिया होना चाहिए। दूसरा, इट शुड नॉट हैव, या फिर इट शुड हैव इन्वेंटिव स्टेप्स, या फिर ये नॉन ऑब्वियस होना चाहिए। बड़ा ऑब्वियस सा नहीं है। अरे ग्लास ही तो बनाया भाई साहब, ग्लास तो ऑब्वियस सी चीज है यार, सब लोग ग्लास का इस्तेमाल करके पानी पीते हैं। किसी ने बोला कि सर मैं मूर्थल के पराठे खाता हूं, मूर्थल के पराठे पर पेटेंट मिल जाएगा? अरे पराठे सब बनाते हैं भाई साहब, मूर्थल के पराठे क्या कोई अलग से थोड़ी ना है पराठा, वही सेम पराठा, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, इन सब पर नहीं मिलने का है कुछ भी। और सबसे बड़ी बात क्या है, मशीन्स, गैजेट्स, इन सब पर आप ज्यादा देखो, उस पर आपको पेटेंट मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए इसको पेटेंट मतलब सिर्फ मशीन गैजेट ही नहीं, बल्कि मान लो कोई भी आपका ड्रग हो सकता है ना, कोई भी आपका कोई भी न्यू कॉम्पोजिशन हो सकती है, न्यू 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 कॉम्पोजिशन ऑफ ड्रग्स, मतलब कुछ चमत्कारी ड्रग्स, वैक्सीन्स, ये सब जब भी आप बना रहे हो, इन सब पर आपको पेटेंट मिलता है। तो इसीलिए इट मस्ट बी नॉवेल और नॉन ऑब्वियस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई साहब दुनिया जहां उसको बना रही है, आपने हल्का सा उसको छेड़ा और बोला वल्ला वल्ला हमने बना लिया भैया, ये देखो नई चीज, हमारा नया आविष्कार, ऐसे मार्क भगा दिए जाओगे। और तीसरी चीज क्या है कि इट मस्ट बी एप्लीकेबल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन बना दिया, इतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन बना दिया कि उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। वो बस एक ही सिंगल पीस से आप ही बनाओगे तो बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं कभी भी। तो ऐसे सिचुएशंस में भी ये बड़ी ही दिक्कत की बात है, इसमें भी आपको पेटेंट नहीं मिलता है। तो पेटेंट के लिए इंडियन पेटेंट एक्ट 2005 में ये तीन बातें की गई है ना। इसी इंडियन पेटेंट में कुछ और भी चीजों का जिक्र किया गया। जैसे कि इसमें बोला गया कि देखो कोई भी तुम्हारा फूड, ड्रग, केमिकल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किसी भी चीज का नए तरीके से अगर तुमने खोज कर दिया है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब यह है कि तुमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई एक नई चीज निकाल दी। जैसे कि क्रिस्पर कैस9 है, क्रिस्पर कैस9 हम लोगों ने पढ़ा है ना कि वो किससे निकला है भाई साहब, बैक्टीरिया का क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है। तुमने उसकी खोज की, उस पर तुम्हें पेटेंट नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन तुमने उसके उसके इस्तेमाल से जीन एडिटिंग का टूल बना दिया, अब तुम्हें इस पर काम मिलेगा, है ना।
तो वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडियन पेटेंट एक्ट 2005 में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। अब यहां पर दो कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले एक है आपका एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। इस एक्ट के अंतर्गत एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट बैंड है, नहीं कर सकते हो। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट का क्या मतलब है कि आप क्या कर रहे हो ना, आप अपने ही जो भी, मान लो आपने पिछला किसी भी एक ड्रग्स पर कोई भी पेटेंट लिया होगा, उस पेटेंट में हल्का फुल्का चेंज कर देते हो। जब भी जैसे मान लो पेटेंट या फिर कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो जन्म जन्मांतर तक नहीं मिलता है ना। कुछ एक चीजें हैं जैसे ट्रेडमार्क वगैरह मिल सकता है, लेकिन बाकी के जितने भी हैं उनके लिए एक फिक्स टाइम लिखा गया है। जैसे कि पेटेंट है, पेटेंट के लिए यहां पर 20 साल का समय दिया गया है ना, आपको 20 ईयर्स ही मिलेंगे। अब 20 ईयर्स जैसे ही कंप्लीट होने वाले होते हैं, लोगों को लगता है कि अरे यार 20 साल तो खत्म हो रहे हैं, अब तो इसको कोई भी बना लेगा, कोई भी चुरा लेगा, वो भी पैसा कमाएगा, हमने तो बहुत इन्वेस्ट किया था। लालच हो जाती है कि नहीं यार इसको तो हम ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें आप ना छुटकू सा चेंज कर देते हो, और उस चेंज के बाद आप लोग आईपीआर में वापस इसको एक नए पेटेंट के तौर पर दिखा देते हो, न्यू पेटेंट बना देते हो उसको, और न्यू पेटेंट से अगेन 20 साल का आपको, अगेन 20 ईयर्स का आपको पेटेंट राइट्स मिल जाता है। इसी को बार बार हर 20 साल बाद में रिन्यू कराते जाओ, रिन्यू कराते जाओ, जस्ट इन द फेवर कि हाँ हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ऐसे को हम लोग, ऐसे पेटेंट को बार बार रिन्यू कराने के टेंडेंसीज को या फिर इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट बोलते हैं। दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल अंडर दिस एक्ट। इंडियन पेटेंट एक्ट 2005 में नहीं अलाउड है भाई साहब ये। फिर दूसरी चीज क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देखना कि एक ना बेडाक्विनन नाम से एक क्या बोलते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन की एक टीबी के लिए एक दवा बनाई गई थी, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए एक दवा बनाई गई थी। तो इंडिया ने इसके पेटेंट को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसने छोटे से चेंज किया और वापस ये लेके आया था। तो इंडियन पेटेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत इसको रिफ्यूज कर दिया गया, भैया जॉनसन एंड जॉनसन तुम क्या कर रहे हो, तुमने अभी इसी पर तो 20 साल लिया है तुमने बेडाक्विनन पर, तो अब इसको दोबारा से हम एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट नहीं देंगे, है ना। फिर नेक्स्ट एक और आता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग इसमें इस एक्ट के अंतर्गत इंडिया के अंदर अलाउड है। इसका क्या मतलब है कि इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, जब भी किसी के इन्वेंशंस की जरूरत दुनिया को बहुत ज्यादा है और उस टाइम पर कोई भी एक इमरजेंसी सिचुएशन चल रही है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए उस मेडिसिन को इंडिया के किसी भी कंपनी में या फिर कैसे भी करके आप बिना उसके ओनर से पूछे, उसके बिना परमिशन के आप क्या कर सकते हो, उसको या तो प्रोड्यूस कर सकते हो खुद से, या फिर आप उसको कहीं और से इंपोर्ट भी कर सकते हो, आपके ऊपर। इसमें आपको इस पेटेंट ओनर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कब कर सकते हो, जब आपके पास इमरजेंसी सिचुएशन हो, है ना। तो जैसे कि एक नेक्सावार मेडिसिन थी, इसको इंडिया ने क्या किया, नैटको कंपनी था, एक नैटको इंडियन कंपनी थी, उसको ट्रांसफर कर दिया सारे के सारे इसके जितने भी नेक्सावार के इंग्रेडिएंट थे कि भैया ये लो, अभी बहुत जरूरी है, ये तुरंत ही इसको प्रोड्यूस करो, बेचो, जेनेरिक मेडिसिन के तौर पर बेचो इसको। तो इंडिया में नेटको ने जेनेरिक मेडिसिन के नाम पर नेक्सावार को बहुत बेचा। तो ये राइट्स कैसे आई, इसका मतलब है कि इसको कंपल्सरी लाइसेंसिंग दी गई कि अब तुमको पेटेंट ओनर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तुमको हम लाइसेंस दे रहे हैं, तुम अभी इसको फटाफट से सेल करो, प्रोड्यूस करो और सेल करो, क्योंकि अभी इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। तो ऐसे सिचुएशंस में आप इन मेडिसिन को भी आप यूज कर सकते हो। इंडियन पेटेंट एक्ट 2005 में इसका भी जिक्र किया जाता है, मतलब कि एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट अलाउड नहीं है, लेकिन कंपल्सरी लाइसेंसिंग प्रोवाइडेड अलाउड है। अच्छा, आप ये भी समझना कि जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग है वो कोई इंडिया की नई चीज नहीं है ना। इसको ट्रिप्स के अंदर में रखा गया है ना। इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द ट्रिप्स। WTO की ये जो ट्रिप्स है इसके अंतर्गत इसको रखा गया है ना, कि कोई भी देश स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज ऐसा कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये कोई नायाब चीज नहीं है जो इंडिया ने हमें मतलब एकदम अलग से कर दिया है, दिस कैन बी डन। फिर इसके अलावा ऐसे ही दो और एक्ट्स की हम बात करते हैं। एक है हमारे लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। ये एक प्रकार का, आप जब भी इसके बारे में पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये तो एक सुई जेनेरिस लेजिस्लेशन है, जो कि किसी भी प्रोडक्ट का, वो कोई नेचुरल प्रोडक्ट हो सकता है, वो कोई मैनमेड प्रोडक्ट हो सकता है, वो कोई यूनिक डिजाइन हो सकता है,
जिसके अंतर्गत एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है, वो वहीं पर वो चीज पाई जाती है या बनाई जाती है, इसीलिए उसको हम लोग उस पर्टिकुलर, देखो सबसे पहले ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो किसी इंडिविजुअल को नहीं दी जाती है, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दी जा सकती है, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को दी जा सकती है, जिससे कि सब सब उसको बनाएं और सब कमाएं, बस वो चीज बनना उसी रीजन में चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में उसको हम लोग जीआई टैग्स दे देते हैं। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, कई बार न्यूज में रहता है कि भाई साहब अब इसको जीआई टैग मिल गया, है ना, आपने न्यूज में सुना होगा। तो हर साल बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको जीआई टैग मिलता है। अब जीआई टैग से होता क्या यार, देखो बहुत सारे फायदे होते हैं यार। जीआई टैग जिसको मिल जाता है उसको एक अच्छा खासा रिकॉग्निशन मिल जाता है, मार्केटाइज करना उसको आसान हो जाता है, वो इसके वजह से काफी सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट बहुत बढ़िया हो सकता है, उसका दाम बढ़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जिनको जीआई टैग मिले हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप कोरापुट का काला जीरा राइस है, आप उसको देख सकते हो, ये आपके लिए क्या है, एक बिल्कुल यूनिक है। एमपी का झबुआ कड़कनाथ ब्लैक मीट, ब्लैक मीट, तो ये जो वहां का कड़कनाथ मुर्गा है उसको जीआई टैग दिया गया है कि झबुआ का कड़कनाथ मुर्गा का जो काले मुर्गे का जो ये मीट होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ, एमपी के झबुआ वाले जगह पर ही मिलेगा। सिमिलरली आपने देखा होगा एलेप्पे, एलेप्पे जो है वो आपका केरला का, सदर्न केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आपको ग्रीन कार्डमम मिलते हैं, वहां पर उसको जीआई टैग दे दिया गया। कश्मीर में आप लोगों ने पश्मीना शॉल्स के बारे में सुना होगा, पश्मीना जो है एक प्रकार का यूनिक फैब्रिक है, तो उसको वहां का जीआई टैग मिल गया है। ऐसे मतलब कई सारी चीजें हैं, कई सारी चीजें हैं जिसको कि आप जीआई टैग वगैरह दे सकते हो। जैसे गुजरात का एक सांखेड़ा फर्नीचर है, आप उसको भी कभी नेट पर सर्च करना, सांखेड़ा फर्नीचर, बड़ा ही यूनिक सा डिजाइन है। बहुत बार किसी वुडन टॉय को मिल जाता है, रसगुल्ला को मिल गया बंगाल में। तो ऐसे बहुत सारी चीजों पर जीआई टैग हमने दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी ऑफ फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001, पीपीवीएफआरए। पीपीवीएफआरए का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट। सबसे पहले ट्रिप्स में ना इंडिया को एक कंडीशन दिया कि भाई साहब एक उनके पास इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूपीओवी बोलते हैं, इस एक्ट को आप अपने इंडिया में लागू करो या फिर इससे मिलता जुलता कोई और एक्ट अपने से बना लो। तो इंडिया ने दूसरा रास्ता चुना और 2001 में अपना खुद का फार्मर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद का एक एक्ट बनाया। अब इसमें ना बहुत अच्छी बात की इंडिया ने, इंडिया एकमात्र ऐसा देश बना जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रीडर्स को राइट नहीं है। अब इसका मतलब आपको समझाता हूं, ब्रीडर्स राइट के साथ साथ इसमें फार्मर्स राइट भी इंक्लूडेड है। इसका क्या मतलब है, देखो ब्रीडर वो होते हैं जो कि बड़े ही एक्सपेरिमेंट करने के बाद लैब वैब में कहीं अपना किसी ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी बड़ी फंडिंग उठाने के बाद वो ब्रीडर क्या करते हैं, कुछ एक नई वैरायटी ऑफ सीड्स निकालते हैं और उससे वो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, है ना। कई बार यही काम फार्मर अपनी समझ बूझ के हिसाब से भी करता है। तो इसके अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत फार्मर्स को भी उतना ही राइट दिया जाएगा जितना ब्रीडर को राइट दिया जाता है। अगर ब्रीडर ने कोई यूनिक सीड पर अधिकार जमाया है तो अगर किसान भी ऐसा काम करता है तो उस किसान को भी उतना ही राइट मिलेगा। किसान के बिना परमिशन से उस सीड का इस्तेमाल कोई नहीं कर पाएगा। अगर उसको फार्मर्स राइट इस एक्ट के अंतर्गत मिल गए, वो उसको बेच सकता है, उस सीड को बेच सकता है, उसकी पैदावार कहीं और बेच सकता है और यूनिकली बेच सकता है। बस हाँ ये है कि फार्मर के पास ये राइट नहीं है कि उसी सीड का आप एक ब्रांड बनाओ और वो ब्रांड सिर्फ आप ही बेचो, ऐसा नहीं हो सकता। सीड आपको यूनिक तरीके से बेचने को मिलेगा, लेकिन आप उसको एज ए ब्रांड कन्वर्ट करके पैकेज्ड चीजों में नहीं बेच सकते हो। तो सिमिलरली यहां पर दो तीन चीजें, जैसे कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहला इंडिया एकमात्र ऐसा आईपीआर लेजिस्लेशन बनाता है जिसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ प्लांट ब्रीडर्स को नहीं बल्कि फार्मर्स को भी उसके राइट का बात किया जाता है। तो यहां पर ब्रीडर्स राइट, फार्मर्स राइट एंड द सेम टाइम देयर आर सम रिसर्चर्स राइट। तो ये सभी तीनों के तीनों ही मुद्दों पर, तीनों के राइट्स को इस एक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। प्लांट की कोई भी नई वैरायटी अगर ये लोग लेके आते हैं या फिर प्लांट का कोई भी यूनिक, मान लो कि ड्रॉट रेसिस्टेंट किसी को बना दिया, जैसे हमने बीटी कॉटन पढ़ा, तो बीटी कॉटन में हमने पढ़ा ना कि यार मॉन्सेंटो नाम की एक कंपनी थी जिसने इस पूरे प्रोसेस का इस्तेमाल किया। हम लोगों ने DMH 11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 मस्टर्ड का कुछ एक प्लांट वैरायटी देखा, तो उसके लिए उनको यूनिक ऐसा प्लांट वैरायटी मिला होगा, है ना।
तो ये सब इंडिया में भी उसको मिल सकता है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ आईपीआर की हम बात करें, सबसे पहले हम लोग कॉपीराइट की बात कर लेते हैं। कॉपीराइट में देखो 2-3 मेजर क्लासिफिकेशन है, जैसे कि लिटरेरी वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क है और ड्रामेटिक वर्क है। लिटरेरी वर्क में देखो तुम्हारे कोई भी ब्रोशर हो, किताब हो, पैम्पलेट्स हो, कोई नॉवेल हो, कोई भी ऐसी चीज जिसको कि लिटरेरी सेक्शंस में कंसीडर किया जा सकता है, उन सभी चीजों पर आपको कॉपीराइट मिल सकता है। आर्टिस्टिक वर्क का क्या मतलब है? कोई भी आपने बहुत ही शानदार पेंटिंग बनाई हो, कोई भी आपने बहुत ही शानदार आर्किटेक्ट या फिर कोई स्कल्पचर बनाया हो, 3D बिल्डिंग का शेप बनाया हो, कोई भी ऐसा यूनिक चीज बनाया हो जो कि आपके आर्ट फॉर्म में आता हो, उस पर आपको आर्टिस्टिक वर्क पर भी कॉपीराइट मिलेगा। ड्रामेटिक वर्क इज लाइक विच कैन बी परफॉर्म्ड। आपने कोई यूनिक डांस स्टेप, है ना, जैसे कि हुड़ हुड़ दबंग वाला था ना, बेल्ट से ऐसे ऐसे करता था, है ना, वो जो भी है वो एक यूनिक स्टाइल है। अब जैसे कि कॉपीराइट जैसे आर्टिस्टिक वर्क या फिर ड्रामेटिक वर्क की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ कई बार आपको मतलब इसमें ना बहुत ही यूनिक सी चीजें हैं, जैसे कि आप जैसे मान लो कि बहुत बहुत ही यूनिक सा कोई भी आईपीएल का जैसे म्यूजिक आप लोगों को पता होगा ना, आईपीएल का म्यूजिक तो जानते ही हो सभी लोग। तो आईपीएल के म्यूजिक पर क्या कॉपीराइट मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। नेटफ्लिक्स जब चलता है तो एन लिखने के साथ एक टिडिंग करके एक आवाज आती है, वो क्या कॉपीराइटेड है? यस, वो कॉपीराइटेड है और कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आईपीएल का भी जो म्यूजिक है वो भी कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता है। तो इन सब चीजों पर क्या मिला है? उसको कॉपीराइट मिला है। उस कॉपीराइट का मतलब होना यह है कि उसको कॉपी और कोई भी नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ अधिकार किसका है? जिसको उसका कॉपीराइट मिला है। यहां पर कॉपी नहीं किया जा सकता है, उसको कोई रिक्रिएट नहीं कर सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। मतलब कि कॉपी, उसका इस्तेमाल करना, उसको बेचना, ये सब मना है। नेक्स्ट आपका आता है ऐसे ही पेटेंट। पेटेंट के बारे में जैसे अभी हमने पढ़ा है कि पेटेंट जनरली किसी भी टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, मेडिकल प्रोसीजर्स जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे मेडिकल प्रोसीजर में अगर बात करें तो यहां पर अगर किसी ने आरएनएआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया यूनिक तरीके से, जिससे कि कैंसर ट्रीटमेंट हो सकता हो, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उसने यूनिक तरीका निकाल लिया आरएनएआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, तो उसके इस पर्टिकुलर प्रोसीजर पर उसको पेटेंट मिल सकता है। भले ही आरएनएआई टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मिला हुआ है, लेकिन फिर भी आरएनएआई टेक्नोलॉजी से आज तक किसी ने कैंसर ट्रीट नहीं किया था। अब पहली बार किसी ने कैंसर ट्रीट करने के लिए आरएनएआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, तो उस चीज पर, मेडिकल प्रोसीजर पर उसको पेटेंट मिल जाएगा भाई साहब, यही इसका मतलब है। फिर इसके अलावा यहां पर कोई भी नए मशीन की बात हो सकती है, कोई केमिकल कॉम्पोजिशन की बात हो सकती है, तो इन सभी चीजों पर वो जो भी इन्वेंशन, मतलब जो इन्वेंटर है, उसको ये राइट मिलता है कि भाई साहब 20 साल तक तुमको हम ये अधिकार देते हैं कि इसका इस्तेमाल अब और कोई नहीं कर पाएगा, सिर्फ तुम्हें ही करोगे, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो दिस इज व्हाट वी कैन कॉल इट पेटेंट, है ना। इसके अलावा एक आता है आपका ट्रेडमार्क। देखते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो है, देखो ट्रेडमार्क का मतलब क्या है कि ट्रेडमार्क बेसिकली आपके किसी भी डिस्टिंक्टिव सिंबल्स, डिस्टिंक्टिव साइंस या फिर किसी एक पर्टिकुलर डिजाइन के बारे में बात करता है, पर्टिकुलर लोगो के बारे में बात करता है, कलर्स कॉम्बिनेशन के बारे में बात करता है। जैसे यहां पर आप देखना, मैकडोनल्ड्स के नीचे यहां पर आप देख रहे हो आर लिखा हुआ है ना, कहीं पर भी आप देखोगे आर लिखा होता है, टीएम लिखा होता है, तो रिजर्व्ड या फिर ट्रेडमार्क। ये सारी चीजें का मतलब क्या है कि दिस कलर कॉम्बिनेशन एंड डिजाइन हैज बीन रिजर्व्ड फॉर, स्पेशली फॉर देम, दिस ट्रेडमार्क हैव ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड इन दिस आईपीआर सेक्शन। तो इसके वजह से अब इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ट्रेडमार्क पहले के टाइम पर ना कन्वेंशनल चीजों पर मिलता है, जैसे कि कोई भी अक्षर, जैसे यहां पर पीडब्ल्यू लिखा हुआ है, तो पीडब्ल्यू का ये ट्रेडमार्क मिला हुआ है यहां पर, है ना, ट्रेडमार्क लिया है यहां पर किसी ने। तो साइन, सिंबल, लेबल, पैकेजिंग, लोगो, कलर कॉम्बिनेशन, इन सब पर आपको क्या मिलता है? ट्रेडमार्क का मिलता है। लेकिन आजकल के टाइम पर यार थोड़े नॉन कन्वेंशनल से भी हैं, जैसे कोई एक अजब सी स्मेल है, कोई अलग सा टेस्ट है, उस पर भी आजकल लोग ट्रेडमार्क ले रहे हैं। जैसे कि बहरोज की बिरयानी, आई डू नॉट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ईटन दैट, लेकिन बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग सी उसकी खुशबू होती है। जब आप उसका डब्बा खोलते हो ना, तो अभी आपको बड़ा ही एक अजीब नहीं, मतलब बहुत ही सुकून भरा सेंस ऑफ स्मेल आता है, जिसके थ्रू आप उस बिरयानी को खाते हो तो अलग ही टेस्ट होता है। तो उस टेस्ट पर अगर बहरोज ने क्लेम किया कि भाई साहब मेरे को ट्रेडमार्क चाहिए, तो मिलेगा उसको, क्योंकि वो टेस्ट, वो स्मेल और कहीं नहीं आता है। तो वो टेस्ट और स्मेल पर भी आजकल लोग ट्रेडमार्क कराने लगे हैं, तो वो भी एक नया तरीका है ट्रेडमार्क लेने का। फिर हमने जीआई टैग के बारे में ऑलरेडी पढ़ा, जैसे कि महाराष्ट्र की यहाँ पर बसमत हल्दी है, या फिर आपके गुजरात का कच्छ
बंधनी है, वो सारी चीजें आपके लिए जीआई टैग के अंदर में आती है। अब यहां पर जो भी जीआई टैग होता है, तो जीआई के लिए भी हम लोगों ने एक्ट वगैरह पढ़ाई है कि वो इनडेफिनिट होता है ना, इनडेफिनिट होता है, मतलब कि रिन्यू आप जब तक कराते जाओगे तब तक आप करा सकते हो। मतलब कि वैसे तो देखो 10 साल के लिए दिया जाता है इसको जीआई टैग, लेकिन 10 साल के बाद ये एक्सपायर अगर हो भी रहा होगा ना, तो आप इसको रिन्यू करा सकते हो इनडेफिनेटली। मतलब कि 10-10 साल पर आप इसको रिन्यू कराते जाओ, इसमें कोई भी ब्लॉकेड नहीं है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना, वो उसको बार बार रिन्यू कराते सकते हो। फिर पांचवा है आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन्स। इंडस्ट्रियल डिजाइन्स का मतलब ये है कि भाई साहब यहां पर जैसे मान लो बहुत ही यूनिक सा कोई भी कोका कोला बॉटल की शेप जो होती है, जो कांच वाली कोका कोला बॉटल आती है, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से है ना, ऐसी तो बॉटल होती है कोका कोला वाली। तो ये जो यूनिक डिजाइन है कोका कोला बॉटल की, ये इसके लिए भाई साहब बिल्कुल यूनिक है, इसको और कोई कॉपी नहीं कर सकता है। सिमिलरली यहां पर कुछ ऐसे ऐसे लाइंस बनी हैं। सिमिलरली जो दूसरे दूसरे बॉटल्स हैं वो ऐसे बनते हैं, है ना, जैसे आप 2 लीटर वाली जब बोतल लेते हो तो वो कुछ ऐसे ऐसे बनते हैं। तो ये वाली भी डिजाइन बिल्कुल यूनिक है, इसको भी कोई कॉपी नहीं कर सकता है। मतलब दीज आर समथिंग विच कैन नॉट बी कॉपीड, दीज आर द शेप्स डिजाइंस, है ना। इंडस्ट्रियल डिजाइंस की बात हो सकती है, फर्नीचर की डिजाइन हो सकती है, यूनिक फैब्रिक की बात हो सकती है, इन सभी को डिजाइन एक्ट 2000 के अंतर्गत शामिल किया जाता है। फिर अगला आता है आपका प्लांट वैरायटी, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अभी अभी जो हमारे लिए पीपीवीएफआरए जो है, पीपीवीएफआरए एक्ट के अंतर्गत इसको दिखाता है, कोई भी हाइब्रिड फ्रूट क्रॉप्स, इन सब के बारे में देखते हैं। और फाइनली हमारा ट्रेड सीक्रेट, देखो ट्रेड सीक्रेट को इंडिया में नहीं लिया गया है ना, इंडिया में इसको कोई भी एक्ट वैक्ट नहीं है, इंडिया में कोई ट्रेड सीक्रेट ऐसा कुछ भी आईपीआर के अंदर में नहीं आता है। ये वैसे तो देखो यूनिक रेसिपी के अंतर्गत आता है, जैसे कि कोका कोला है, जैसे मान लो लेस का चिप्स है, लेस का चिप्स जो है ना वो बिल्कुल यूनिक फ्लेवर, अमेरिकन वाला फ्लेवर जो नहीं आता है, बड़ा यूनिक सा, बड़ा बढ़िया सा ग्रीन कलर के पैकेट में जो आता है, अलग ही फ्लेवर है। तो जो कितने सारी कंपनीज ने पिछले 15-20 सालों में उसको कॉपी करने की कोशिश की, बट आज तक उतना सेटिस्फैक्टरी टेस्ट कोई नहीं बना पाया है। वो क्यों है? क्योंकि उसका ट्रेड सीक्रेट है वो। जैसे कि मान लो कि जो आपके डोमिनोज का पिज्जा है, या फिर उसके जो भी मसाले हैं, या फिर मान लो कि कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट है, कोई भी मान लो कोका कोला का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, यूनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, कोई यूनिक उसमें इंग्रेडिएंट डाला जाता है, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर द ट्रेड सीक्रेट्स, है ना। तो इनको भी कई सारे कंट्रीज में आईपीआर के अंदर में प्रोटेक्ट किया जाता है। और फाइनली हमारे लिए आता है सेमीकंडक्टर एंड इंटीग्रेटेड आईसी लेआउट। अब देखो कई बार हम लोग के सामने ऐसे आपके मदरबोर्ड, आपके चिपसेट में ये सारी चीजें होती है ना, तो देखो अब यहाँ पर जैसे कई सारे रेसिस्टर्स लगे होंगे, कई सारे दूसरे चिप्स लगे होंगे, कहीं पर कैपेसिटर्स लगा है, कहीं पर दूसरे दूसरे इक्विपमेंट, इनका पूरा एक डिजाइन नहीं दिख रहा है आपको। इसको हम चेंज भी तो कर सकते हैं, इस गोले को यहाँ पर ना रख के यहाँ पर रखते, कुछ तो डिजाइन चेंज होता है ना। तो इन सभी चीजों के लिए भी हम लोग को सेमीकंडक्टर एंड इंटीग्रेटेड चिप, यहाँ पर आपको लेआउट्स के लिए कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन की जरूरत जब भी होगी तो मिलेगा। ये आपको अगेन 10 साल के लिए वैलिड मिलता है ना। तो इसके माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, पीसीबी, मेमोरी चिप, इन सभी चीजों के लिए आपको मिलता है। तो वही चीज है, ये सारे के सारे जितने भी हम लोगों ने अभी तक पढ़े, ये सब के सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर में आपके लिए सेव होते हैं और आपको अलग तरीके से ये राइट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आई थिंक आपको आईपीआर वाला चैप्टर यार बढ़िया से समझ में आया होगा, और इसको आप लोगों ने डिटेल में पूरा का पूरा कंप्लीट किया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है ना? कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर था। हम लोग अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे अपने आखिरी चैप्टर के साथ में। बड़ी खुशी हो रही है कि आप ये बताते हुए कि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया है। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना कितने लोगों ने अभी तक के सारे 15 के 15 लेसन देख लिए हैं। मुझे जरूर से बताना, मुझे भी खुशी मिलेगी इस बात को देखते हुए। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।